आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। बैठी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज़्यादा हो चुका है। उस संगीत की ही वजह से फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर रीडर प्रोफेसर तक की जर्नी। नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन, खासकर एसिड अटैक्स। बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया। तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं बहुत दिन तक। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के। यहाँ भी हुए, कुछ पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए शरीर के। किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई थी? ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग, मैं तो खैर टूट ही गई थी, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही। किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सरवाइव किया? कौन सी वो शक्ति थी? देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है ज्यादा। और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है, लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, या फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था। फिर वहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया। नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश सी घर के कोने में बंद हो गई थी बिल्कुल। और डिप्रेशन, ये जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे। संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से? ऐसा है, मेरे पिताजी को भी मतलब सितार बजाते थे, तो उनको संगीत बहुत पसंद था और मेरा गला वाकई बचपन से बहुत अच्छा था। तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदिश, कभी कुछ सिखाए जाते थे, अच्छा लगता था। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए। ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ऐसा सोच के तो नहीं शुरू किया था। यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ से पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने बीएचयू से की और बराबर स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी।
जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया। मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। तो बच्चों के साथ रम गई, क्लासेस लेना और फिर वहाँ फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ, वार्डनशिप भी किया वहाँ। और उस संगीत की ही वजह से फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर रीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान आपको? बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया। मीन्स जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था। वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मंगला बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंडर में। तो वो लोग मुझे कभी उन्होंने ना टीचर मुझे समझा ना मैंने समझा कि स्टूडेंट हैं। अपने बच्चों की तरफ वो समझा और वो लोग भी मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, बड़े बड़े जगह सभी लग चुके हैं कहीं ना कहीं। लेकिन तो प्यार करते हो का फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, क्योंकि देखिए उतने बड़े संघर्ष को मैं आपको ना 10 मिनट में बता पाऊंगी, तो सालों का संघर्ष है, बिल्कुल बहुत सालों का। तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो थोड़ी सी नाकामयाबी से, संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि मैंने भी इस तरह, आप सोचिए मैं गलियों में रहती थी लेकिन ये लगन थी, माँ बाप की प्रेरणा थी, नहीं तुम्हें कुछ करना है, किसी लक्ष्य पे पहुंचना है। तो वहां से पैदल तक आती थी मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह की यातनाएं सहनी पड़ी उस बीच। तो सीरत मैंने इसीलिए लिखी और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी। उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि मंगदा अपनी कहानी को लिख डालो और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बॉम्बे में बनी और महाराष्ट्र में वो पूरे प्रदर्शित भी की गई। और अब हिंदी रूपांतर उसका हो रहा है, डबिंग हो रही है, चल रही है। शायद मार्च लास्ट या अप्रैल तक बनारस में भी आ जाएगी जी, देखने को मिलेगी सभी को। और सीरत जो है वो उपलब्ध है, जो भी उसको पढ़ना चाहे। पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में? अरे वजह बहुत मायने रखता है, बहुत मायने कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, पैरा सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है तुरंत, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है और फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी। शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप? शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है ना, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है। तो शरीर ये तो चमड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक
गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया। तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई, जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। तो मुझे संबोधन मिलते थे, इसका मुंह कैसा है, और तो ये भी मुझे संबोधन सहना पड़ा। उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी, क्यों नहीं देखेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहा। कितनी सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में। अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है भैया। आज तो बहुत सारे विकल्प हैं। आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं। तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे, और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित है, लोगों के लिए प्रेरणा बने, है ना। क्या बाकी रह गया आप करने के लिए कला के क्षेत्र में? कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता, कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। और मेरा तो ये अनुभव भी है कि अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी। मैं घर पे भी निःशुल्क शिक्षा देती हूँ बच्चों को, इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये तो अचीवमेंट्स, मैंने तो पद्मश्री मांगा नहीं था, अपने आप आते गए, मिलते गए। तो ये होता क्या है, उससे एक जो करने का उत्साह है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि नहीं चलो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज समाज भी पूछ रहा है, बुला के वो भी मुझे सम्मान देना चाहता है। तो आपका जो कर्म है वो आपको सब कुछ दिला सकता है। हाँ, इसलिए करते रहना चाहिए। आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।